हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि कथन से समीकरण किस प्रकार से बनाया जाता है। तो जब हम कथन से समीकरण बनाएंगे तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि समीकरण क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना होगा समीकरण क्या है। तो समीकरण समझने के लिए इससे पहले दो चीज़ हमें समझना होगा। पहला जो होती है वो चर राशि, एक होता है चर राशि और एक होता है क्या, अचर राशि। समझना होगा इसको। तो चर राशि क्या होती है, जैसा कि एक्स वाई जेड, जिसका मान जो होता है वो अनिश्चित होता है, जिसको क्या बोलते हैं, चर राशि कहते हैं। और जिसका मान निश्चित होता है, जैसे होता है 1 2 5 8 10, इस प्रकार से जो संख्याएं होते हैं वो अचर राशि होती है। ठीक है, तो इसका मान जो है, चर राशि का मान जो है वो अनिश्चित कैसे होता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास में एक्स पेन है, मेरे पास में एक्स पेन है मेरे पास में, या वाई पेन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका निश्चित मान मुझे पता नहीं चल रहा है। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास में वाई पेन है, इसका मतलब है कि मेरे पास एक पेन भी हो सकता है, दो पेन भी हो सकता है, तीन पेन भी हो सकता है, मेरे पास 100 पेन भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे जो है वाई पेन कहने से मुझे एक निश्चित मान नहीं मिल रहा है, मुझे क्या, अनिश्चित मान मिल रहा है ना। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। इस प्रकार से मेरा कोई भी मान मुझे प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अनिश्चित मान होता है तो हम उसको क्या कहेंगे, चर राशि कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, चर राशि कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं अचर राशि क्या है। जब मुझे जब निश्चित मान मिलता है, जब हमें निश्चित मान प्राप्त होता है, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास में 5 पेन है, 5 पेन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पेन की जो संख्या बताया जा रहा है कितना है, 5 है। न 5 से ज़्यादा है न 5 से कम है। इस प्रकार से एक निश्चित मान प्राप्त हो रहा है, एक स्थायी मान प्राप्त होता है। क्या मान प्राप्त होता है, एक स्थायी, है ना। न उससे ज़्यादा है न उससे कम है, बल्कि कितना है, सिर्फ सिर्फ 5 है। 3 पेन कहने से मतलब मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ 3 पेन है, 3 से न कम है न 3 से ज़्यादा है। एक निश्चित मान मुझे प्राप्त होता है, ये जो क्या कहलाता है, अचर राशि कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी चर राशि और अचर राशि क्या होती है उसको समझ चुके होंगे। तो चलिए हम समीकरण में आते हैं कि समीकरण क्या चीज़ होते हैं। तो जब इस प्रकार से, जब ये चर राशि होगी, जो भी चर राशि है और जो भी अचर राशि होगा, जो भी चर राशि होगा और जो भी अचर राशि होगा, तो जब चर और अचर को, जैसे कि चर राशि में एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, इस प्रकार से अचर राशि में 1 2 5 3 9, इस प्रकार से जब ये अचर राशि होती है, जब इन दोनों को इस प्रकार से मिला के लिख दिया जाता है, चर राशि और अचर राशि को एक साथ लिखेंगे, जैसे कि लिख देते हैं, जैसे 2x हो गया, है ना, जैसे कि हो गया 5x हो गया, 9y हो गया, 3z हो गया। इस प्रकार से जब लिखेंगे तो ये क्या कहलाता है, बीजी राशि कहलाता है। क्या कहलाता है, बीजी राशि कहलाता है। ठीक है, अब इन बीजी राशियों को जब हम जोड़ना घटाना इस प्रकार से चिन्हों में लिख देते हैं, या दो बीजी राशियों को गुणा करके लिख देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जैसे कि लिखेंगे, जैसे 2xy हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं दो चर राशि है, x और y दिखाई दे रहा है, या फिर लिख देता है 2x + 3y हो जाता है। ठीक, या फिर 5z - 3x लिख देते हैं। ठीक, इस प्रकार से जैसे कि 9y - 2x हो जाता है। तो इस प्रकार से जब हम बीजी राशियों को जब जोड़ना घटाना चिन्ह या इस प्रकार से जब लिखते हैं, तो ये क्या कहलाता है, बीजी व्यंजक कहलाता है। क्या है ये, बीजी व्यंजक कहलाता है। ठीक है, अब जब इस बीजी व्यंजक को किसी संख्या के बराबर रख दिया जाता है, जैसे इसको मैं रख देता हूँ 5 के बराबर कर देता हूँ, या इसको किसी संख्या के बराबर या 0 के बराबर कर देता हूँ इसको, या फिर इसको कर देता हूँ, ये वाला को 10 के बराबर कर देता हूँ, और ये वाला जो बीजी व्यंजक दिखाई दे रहा है उसको मैं 15 के बराबर इस प्रकार से कर देता हूँ। तो जब हम इस प्रकार से किसी बीजी व्यंजक को जब किसी संख्या की इस प्रकार बराबर चिन्ह के में लिखते हैं, बराबर चिन्ह में जब इस प्रकार से लिखते हैं, तो यही हमारा क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। यही हमारा क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं 4 समीकरण बन गया। तो हम हमारे पास देख सकते हैं ये जो कथन दिया रहेगा उसको हमें इसी प्रकार से समीकरण में हमें बदलना है। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न में आते हैं कि किस प्रकार से हम इसको समीकरण में बदलेंगे। ठीक, जिसमें बराबर का चिन्ह लगा होता है। ठीक, तो
पहला जो प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न कहता है किन्हीं दो संख्याओं का योग जो है, किन्हीं भी दो संख्याओं का योग कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे दो संख्याएं, तो चलिए मान लेते हैं जो पहली संख्या है, पहला संख्या को हम लोग मान लेते हैं, मान के चलो x है। ठीक है, और दूसरा संख्या वाले ले लेते हैं, दूसरा संख्या को भी हम लोग मान के चलते हैं, दूसरा संख्या हमारा क्या है, y है। ठीक, इस प्रकार से दो संख्याएं हमें मिल गया, x मिल गया और y मिल गया। अब ये दोनों संख्याओं का योग कहा जा रहा है, तो योग कर दीजिए। तो x प्लस वाई का योग करते हैं, वो कितना प्राप्त होता है, बोल रहा है 8 मिलता है। तो दोनों का योग जो है वो कितने के बराबर है, 8 के बराबर है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं एक समीकरण प्राप्त हो गया। यही कथन को हम समीकरण में बदल लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें बदलना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, शशांक और उसके पिता का आयु का अंतर 20 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं शशांक और उसके पिता के आयु का अंतर क्या पूछा जा रहा है, आयु का अंतर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो शशांक का और उसके पिता के जो आयु है उसको मान लीजिए। तो शशांक का आयु को मान लेते हैं, जैसे कि शशांक है, शशांक का आयु को मान लेते हैं x है, और उसके पिता का आयु को मान लेते हैं, पिता का आयु जो है उसको मान लेते हैं y है। अब दोनों का अंतर पूछा जा रहा है, अंतर मतलब होता है घटाना। तो पिता का आयु जो होगा अपने बेटे से तो ज़्यादा होगा ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पिता की आयु में उसके बेटे का आयु क्या है, शशांक x। ठीक है, तो उसको घटा देंगे, तो उसका दोनों का जो अंतर है वो क्या है, 20 आता है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपया और 5 रुपये के 100 सिक्के रखे हैं। यहाँ पे सिक्कों की टोटल संख्या दिया गया है, किसका संख्या दिया गया है, टोटल संख्या, सिक्कों की टोटल संख्या दिया गया है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे 1 रुपया वाला और उस थैले में 1 रुपया का सिक्का भी है और 5 रुपया का सिक्का है। तो हम क्या करेंगे, 1 रुपया का सिक्का को हम मान लेते हैं कि 1 रुपया के सिक्कों की संख्या x है। हमें पता नहीं है कि कितना सिक्का है, 1 रुपया का कितना सिक्का है हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं। तो 1 रुपया का जो है वो सिक्का मान के चलते हैं कि यहाँ पे कितना है, x है। ठीक है, इसी प्रकार से 5 रुपये का जो सिक्का है वो कितना है, कितना है, y है। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, y है, और 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना है, x है। और जो टोटल संख्या हमें पहले से बता दिया गया है कि टोटल संख्या कितना है, 100 है। तो टोटल का, इस टोटल मतलब इन दोनों संख्याओं को मिलाएंगे, तो मिलाना मतलब जोड़ देते हैं। दोनों संख्याओं को जोड़ने पे x प्लस वाई, दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो कितना है, टोटल सिक्कों की संख्या 100। क्योंकि ये जो है 1 रुपया के सिक्कों की संख्या x है और 5 रुपया के सिक्कों की संख्या y है, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल सिक्कों की संख्या 100 के बराबर है। तो इस प्रकार से ये एक समीकरण प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकान में 3 पेन तथा 4 कापियों का जो टोटल मूल्य है वो 105 रुपया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टोटल यहाँ पे मूल्य जो है, टोटल मूल्य दिया गया है 3 पेन और 4 कापियों का। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें 1 पेन और 1 कापी का मूल्य ज्ञात करना होगा, तभी तो हम 3 पेन और 4 कापियों का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसको मानते हैं, मानना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो 1 पेन का मूल्य, 1 पेन का जो मूल्य को मान लेते हैं, 1 पेन कितने रुपये में आता है, मान के चलो x पेन 100 रुपया में आता है। वैसे ही 1 कापी जो होता है, चलो इसको भी मान लेते हैं कि 1 कापी जो है वो कितने रुपया में आता है, y रुपये में आता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 3 पेन का मुझे निकालना है, तो 1 पेन जो होता है वो 100 रुपया में आता है, तो 3 पेन कितने रुपया में आएगा, 3 से गुणा कर देते हैं। 1 पेन के जो मूल्य है उसको हम 3 पेन से हम गुणा कर देंगे संख्या से, तो क्या हो जाएगा, उस 3 पेन का जो मूल्य हमें ज्ञात हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3x हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं 1 कापी का मूल्य कितना है, y है, तो 4 कापी का ज्ञात करना है, तो 4 से गुणा कर दीजिए इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से 3 पेन का मूल्य कितना हुआ, 3x हुआ, और 4 कापी का जो मूल्य कितना हुआ, 4y हुआ। अब ये दोनों का जो टोटल मूल्य वो कितना है, 105 है। तो टोटल मतलब इसका जो कुल मतलब क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, तो क्या होगा, 3x प्लस 4y दोनों को जोड़ेंगे तो इसका जो टोटल जो मूल्य होगा कितना है, 105
5 रुपये है। तो इस प्रकार से हम क्या प्राप्त हुआ, समीकरण इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो ये समीकरण प्राप्त हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं किसी स्थान पर कुछ मुर्गियाँ तथा कुछ गाय हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, किसी स्थान पर कुछ मुर्गियों की संख्या में नहीं पता है, ना गाय की संख्या नहीं पता है, ठीक, जिनके पैरों की संख्या जो है, टोटल जो संख्या दिया गया है 60, तो पैरों की संख्या जो है वो टोटल संख्या, पैर की संख्या दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें मुर्गी का संख्या और जो गाय का संख्या है उसको हमें सबसे पहले मानना होगा। उसके बाद में अगर मानेंगे तभी तो हम उसका पैरों की संख्या निकालेंगे, ठीक है। और तो चलिए हम मान के चलते हैं कि जो मुर्गियों की जो संख्या है, मान के चलते हैं कि जो मुर्गियां जो है, मुर्गियों की जो संख्या है वो कितनी है, मुर्गियों की संख्या को मान लेते हैं x है, ठीक। इस प्रकार से जो गाय की जो संख्या है, गाय की जो संख्या है उसको हम लोग मान लेते हैं कितना है, y है, ठीक। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसके जो मुर्गी और गाय के संख्या तो हम मान लिए x और y। तो यहाँ पे पैरों की संख्या की बात किया जा रहा है, टोटल जो दिया गया है वो पैरों की संख्या दिया गया है। तो इसी पर हमें समीकरण बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इसके मुर्गी और गाय के पैरों की संख्या निकालेंगे, ठीक। तो मुर्गी में एक मुर्गी का कितना पैर होता है, 2 पैर होता है। एक मुर्गी का कितना पैर होता है, 2 पैर होता है। और एक गाय का कितना पैर होता है, 4 पैर होता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, जब इसको गुणा कर देंगे, यहाँ पे मुर्गियों की संख्या x है और प्रत्येक मुर्गी में कितना पैर होता है, 2 पैर होता है। तो जब गुणा करेंगे, है ना, 2 पैर से जब इस मुर्गियों की संख्या को गुणा करेंगे तो जितना भी मुर्गी होगा उसके पैर निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी देख सकते हैं जो गाय है, गाय की संख्या कितनी है, y, गाय की संख्या y है, ठीक। और यहाँ पे प्रत्येक गाय में कितना पैर होता है, 4 पैर होता है। तो मुझे ये जो y गाय का पैरों की संख्या निकालना है। तो मैं एक गाय में 4 पैर होता है तो 4 से मैं इसको गुणा कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4y हो गया, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं मुर्गियों की पैरों की संख्या 2x प्राप्त हुआ, ठीक, 2x प्राप्त हुआ। और गाय के पैरों की टोटल जो संख्या कितनी है, 4y हुआ। अब ये दोनों का जो योग है, दोनों का योग है वो कितना है, 60 है। जिनके दोनों के जो पैरों की जो संख्या वो कितना है, 60 है। तो यहाँ पे मुर्गियों के पैरों की संख्या कितना है, 2x है। गाय के पैरों की संख्या कितना है, टोटल 4y है। और इन दोनों को जोड़ने पर कितना, टोटल कितना पैर है, 60 पैर है। बराबर कितना पैर है, टोटल 60 पैर। तो इस प्रकार से देख सकते हैं ये समीकरण प्राप्त हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे चिड़ियाघर में हिरणों और सारस पक्षी के पैरों की कुल संख्या 180 है। तो समीकरण बनाइए, ठीक। तो यहाँ पे भी कुल जो संख्या, पैरों की कुल संख्या, यहाँ भी पैरों की संख्या की बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो हिरण है और जो सारस पक्षी है उसकी संख्या ज्ञात करना होगा, उसकी संख्या को मानना होगा, तभी तो हम पैरों की संख्या में जाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले क्या होगा, हिरण की जो संख्या है उसको मान लेते हैं। तो हिरण की संख्या क्या है, हिरण की संख्या को मान लेते हैं क्या है, x है। इसी प्रकार जो सारस पक्षी है, जो सारस पक्षी है उसकी जो संख्या है उसको मान लेता हूँ y है। मतलब x हिरण है और y सारस पक्षियों की संख्या है, ठीक। अब हमें पैरों की संख्या ज्ञात करना है। तो एक हिरण का कितना पैर होता है, 4 पैर होता है। तो हम ये जो हिरण की संख्या x है तो हम इसको 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हिरण में जो पैरों की जो संख्या होती है, एक हिरण में कितना होता है, 4 होता है। तो हमें x हिरण का ज्ञात करना है। तो 4 से 100 को गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। मतलब जितने भी हिरण हैं उसके टोटल पैरों की संख्या कितना मिला, 4x मिला। इसी प्रकार से सारस पक्षी के पैरों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो हम इससे किससे गुणा कर देंगे, जितने भी सारस पक्षी की जितनी भी संख्या है उसको हम 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि सारस पक्षी में पैरों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो जितने भी सारस पक्षी हैं उसके टोटल जो होगा पैरों की संख्या निकल जाएगा, टोटल जो पैरों की संख्या क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सारस पक्षी के टोटल पैरों की संख्या क्या हो जाएगी, 2y हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे कुल संख्या दिया गया है, कुल
पैरों की संख्या कितना है 180 है। तो इसको कुल मतलब इसको योग कर दीजिए। यहाँ पे हिरण के पैरों की संख्या 4x है, सारस पक्षी के पैरों की संख्या कितना है 2i है। अब इन दोनों को योग करेंगे तो टोटल पैरों की संख्या कितना है 180 है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं एक समीकरण बन गया। ठीक, तो इस प्रकार से हम समीकरण बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राम के अंक रहीम के अंक से 2 अधिक है और दोनों के अंकों का योग 14 है। राम के अंक जो है वो रहीम के अंक से 2 अधिक है। तो ये जो राम का अंक है वो रहीम के अंक से 2 अधिक है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले है ना रहीम के अंक को मानना होगा, तभी तो हम राम के अंक को ज्ञात करेंगे, क्योंकि रहीम के अंक से 2 अधिक है किसका, राम का अंक। ठीक, और दोनों के अंकों का योग भी यहाँ पे दिया गया। तो इससे दोनों के अंकों का योग के पास जाने से पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस रहीम के अंक को मानना होगा। तो मान के चलते हैं कि रहीम का जो अंक है उसको मान लेते हैं x है। रहीम का अंक कितना है, x है। ठीक है, और तो राम का अंक कितना हो जाएगा, तो राम का अंक कितना हो जाएगा, तो राम का अंक कितना हो जाएगा, इस 2 अधिक मतलब रहीम के अंक से 2 अधिक, तो रहीम का अंक क्या है x है। तो 2x से 2 अधिक हो जाएगा, यही क्या है राम का अंक है। प्रश्नानुसार क्या है, रहीम का अंक को मान लेते हैं x है, और राम का जो अंक है वो रहीम का जो अंक है उससे 2 अधिक है। 2 अधिक मतलब हम इससे 2 जोड़ देते हैं। जो रहीम का अंक है x, उसमें 2 जोड़ देंगे तो हमें किसका अंक, राम का अंक प्राप्त हो गया। अब दोनों के अंकों का योग 14 है। तो दोनों के अंकों का योग, ये जो है वो रहीम का अंक है, ये जो है राम का अंक है। तो दोनों के अंकों का योग कर लीजिए, जोड़ कर दीजिए। तो x प्लस यहाँ पे राम का, ये जो हो गया रहीम का अंक हो गया, और ये हो जाएगा x+2 जो है वो राम का अंक हो गया, बराबर दोनों का योग किए हैं। देख सकते हैं ये बीच में योग किए हैं तो कितना आता है, 14 आता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये x हो जाएगा, प्लस ये जो x है तो ये बाहर x+2 इस प्रकार से बाहर आ जाएगा, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 14। तो ये देख सकते हैं x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बराबर कितना है 14 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से एक समीकरण प्राप्त हो जाता है। ऐसा ही हमें समीकरण प्राप्त होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है, राम की आयु ठीक श्याम की आयु का 2 गुना के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले जो राम की आयु जो है वो श्याम की आयु के 2 गुना के बराबर है। तो श्याम की आयु को हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मानना होगा। श्याम की आयु को क्या करना होगा, हमें मानना होगा, तभी हम राम की आयु निकालेंगे। ठीक है, तो श्याम की आयु, तो चलिए मान लेते हैं श्याम की आयु जो है, मान लेते हैं कि श्याम की आयु को हम मान लेते हैं क्या, x है। श्याम की आयु क्या है, x है, और राम की जो आयु है उसको मान लेते हैं y है। राम की आयु क्या मान लेते हैं, y है। ठीक है, अब क्या करेंगे, श्याम की आयु जो है वो x है, राम की जो आयु जो है वो y है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, जो प्रश्नानुसार देख लीजिए, तो श्याम की जो आयु का 2 गुना किसकी आयु है, राम की आयु जो है वो श्याम की आयु क्या है, श्याम की आयु x का 2 गुना के बराबर है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें एक समीकरण प्राप्त होता है। ठीक, इसको और कैसे बना सकते हैं, ये जो है y माइनस ये 2x हो जाएगा, ये जो पक्षांतर उधर हो जाएगा तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इधर। तो ये इस प्रकार से एक समीकरण ऐसा भी प्राप्त होगा। ये भी एक क्या समीकरण इस प्रकार से हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक कापी और 2 पेन का कुल मूल्य 80 है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक कापी और 2 पेन का मूल्य। यहाँ पे एक कापी का और 2 पेन का मूल्य, कुल मूल्य बोला जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कापी का जो मूल्य को मान लेते हैं, कापी का मूल्य मान लेते हैं। तो कापी का मूल्य क्या हो जाता है, जैसे कि x मान लेते हैं। कापी का मूल्य हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। कापी का मूल्य x मान लेते हैं। ठीक, और पेन का जो मूल्य है, पेन का जो मूल्य हम मान लेते हैं y मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक कापी का मूल्य, तो एक कापी का मूल्य, तो
ये जो है एक कापी का मूल्य कितना हो जाएगा, x ही हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 पेन का मूल्य तो हम 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे 1 पेन का मूल्य y है, तो हम 2 पेन का निकालना है तो 2 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और इन दोनों का जो कुल मूल्य है, ये जो है वो 1 पेन का मूल्य है, ये वाला जो है 1 कापी का मूल्य है ये, और ये 2 पेन का मूल्य है। ठीक, तो अब दोनों का योग कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x + 2y, दोनों का योग जो होगा वो कितना होगा, 80 रुपया होगा। तो चलिए इस प्रकार से हम इसको समीकरण बना लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पिता की आयु मीना की आयु से 5 गुना है। तो यहाँ पे मान लीजिए, ठीक, यहाँ पे भी मानेंगे वैसे, और दोनों के आयु का योग जो है 120 है। तो यहाँ पे मीना की आयु से 5 गुना किसकी आयु है, उसके पिता की आयु है ना। मीना की आयु को हम मान लेते हैं और पिता की आयु को 5 गुना कर लेंगे। तो मीना की आयु को हम मान लेते हैं क्या है, x है। तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, पिता की आयु क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, क्योंकि मीना की आयु से 5 गुना है। ठीक, 5 गुना किसकी, पिता की आयु है। तो क्या हो जाएगा, मीना की आयु का 5 गुना, मतलब मीना की आयु x है तो उसका 5 गुना 5x हो जाएगा। तो यही क्या है, पिता की आयु है। अब ये दोनों के आयु का योग जो है वो क्या है, दोनों के आयु का योग 120 है। तो मीना की आयु क्या है, x, और उसके पिता की आयु क्या है, 5x। दोनों का योग बराबर कितना होता है, 120 होता है। इस प्रकार से देख सकते हैं ये एक समीकरण प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हम समीकरण से संबंधित जितने भी कथन हैं उसको हम लोग समीकरण बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर बेसिक गणित सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नए नए वीडियो जो है आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।